एक अधिवेशन जो है 38वां अधिवेशन आपके विजयपुर में हुआ है और आप लोग जिस तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराया है, क्या लग रहा है कि जम्मू के लोग अब समझने लगे, उन्हें लगने लगा है कि अब 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद उनके ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? हाँ, महसूस कर रहे हैं। सारे जम्मू कश्मीर के लोग महसूस कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को ठगा गया। रूलिंग क्लास दिल्ली ने ठगा है और इस ठगी का जवाब ठीक ढंग से दिया जाएगा। आज जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में क्या चर्चा हुई? इस प्रोग्राम में सारी चर्चाएं हुई। आर्टिकल 370 35A का हटना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाना, ओबीसी को जाति आधारित गिनती ना करना, ये सारी इनकी चालाकियाँ उजागर की गई हैं। आप सब क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं? क्यों उसका जीना हराम किया? बहुत वफादार है ओबीसी का, वाहिद आदमी है इंडिया में जिसने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहता है मैं ओबीसी हूँ और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देता है कि इसकी गिनती नहीं करनी है, जनगणना ओबीसी की नहीं करनी है। इससे नालायक प्रधानमंत्री कोई दुनिया में हुआ नहीं है जितना ये नालायक है। ये कहा जा रहा है कि उससे बुद्धिमान कोई नहीं, आप कह रहे हैं ना? मैं कहा कि इसके उल्टा है, इसके टोटल उल्टा है। इसने बहुजन समाज की गुलामी को मजबूत किया और मजबूत करेगा अगर ये रहा तो, इसलिए इसको उखाड़ फेंकने का लोगों ने तैयार कर लिया है। वो तो ओबीसी समाज के लिए वरदान साबित हो रहे थे, तो आप कह रहे हैं? बहुत वरदान साबित हुआ है। 300 कुछ लोग IAS किए थे, IPS किए थे, वो लड़के जब ट्रेनिंग करने के बाद 314 पता नहीं 16 थे, वो ट्रेनिंग करने के बाद जब वो पोस्टिंग का आर्डर हुआ तो कहने लगा कि आप उस क्लास में कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, कि आपकी जो इनकम थी वो ज़्यादा थी, आप ओबीसी में फॉल नहीं करते हो। इसलिए जो ओबीसी का इतना दुश्मन है कि उसकी हद ही नहीं है। फिर SC और ST से तो प्यार हुआ ना, ओबीसी का दुश्मन कहाँ SC से प्यार है? ST का इसने ऐसा बेड़ा गर्क किया कि ST जम्मू कश्मीर में ST के साथ उन लोगों को मिलाया जो भारत के संविधान में दोज हु आर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड दे आर कंसिडर्ड बैकवर्ड। ये किसी बोली कोई लैंग्वेज बोलने वाले को कहता है बैकवर्ड। कोई पहाड़ी स्पीकिंग किसी बॉर्डर पे रहता है, वो भी बैकवर्ड हो गया। सबसे धोखेबाज है जी। इसलिए ST के साथ षड्यंत्र हुआ, OBC के साथ षड्यंत्र हुआ। इसी तरह सिलेंडर दे दिए, 5 किलो राशन दे दिया, और क्या चाहिए अब? SC सिलेंडर बहुत अच्छा दिया और उसके बाद जो उसका रेट बढ़ा ना, उसकी हद नहीं रही। वो सिलेंडर उठाने वाली बिल्कुल ही वो कोमा में चले गई है। अब तो मैं सुन रहा हूँ कि कई लोग कह रहे हैं हम कपड़े उतार करके बेच देंगे, नंगे घूम लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को ही 2024 में प्रधानमंत्री देखते हैं। हम तो कपड़े पहने रखेंगे और पहन के इसको भगाएंगे और उनके हवाले करेंगे जहाँ से आया है कि जे लो सौंप दिया आपको। ये बड़ी बात है। चौधरी साहब, क्या सोच रहे हैं कि इतना अच्छा जब देश को प्रधानमंत्री मिला हो, उसका विरोध किया जा रहा हो, अच्छा नहीं लगता? कैसे अच्छा कह सकते हैं आप? 2014 में यही प्रधानमंत्री मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो इन्होंने वहाँ पे आकर घोषणा की कि आर्टिकल 370 दफ़ा का सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी को हुआ है। आपने कभी सोचा था कि ओबीसी समाज का कोई प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए देश में प्रधानमंत्री बन गया। नकली ओबीसी है ये। मेरे से आप बिल्कुल, मैं लिख के दे सकता आपको कैसे। काका क्लरिकल कमीशन का रिपोर्ट जो है 1955 की, गुजरात की लिस्ट निकाल लीजिए, उसमें प्रधानमंत्री की बिरादरी सांची नहीं है। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1978 की है, उसके अंदर सांची बिरादरी नहीं है। इन्होंने क्या किया कि जैसे बैकवर्ड क्लास कमीशन यहाँ बना हुआ है, गुजरात में भी बैकवर्ड क्लास कमीशन है। इन्होंने वहाँ से रिकमेंडेशन करवाई इसकी सांची बिरादरी की, और कैबिनेट मुख्यमंत्री खुद थे, इन्होंने वहाँ पास कर दिया इस बात को कि सांची बिरादरी इसमें इंक्लूड किए जाए। अरे भाई, वो तो जाली थी। जब मंडल कमीशन ने ही आइडेंटिफाई नहीं किया, काका क्लरिकल कमीशन ने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो फिर ये कैसे नकली बना? नफरत क्यों करते हैं मोदी जी से? इतना प्यार करते हैं OBC SC ST समाज से, वो तो आप नफरत कर रहे हैं उनसे। कौन सा प्यार देखा आपने? हमें बता दीजिए। जम्मू कश्मीर में जो SC ST का प्रमोशन में आरक्षण था वो ख़त्म कर दिया। जब जम्मू कश्मीर में आपने, सबसे बड़ी बात कहता है धारा 370 ख़त्म हो गई, मोदी बार बार बोलते हैं। अरे भाई, जब आपने स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2004 लागू रखा,
जो जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक बना हुआ था, तो इसका मतलब ओबीसी के लिए 370 दफ़ा, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 370 दफ़ा जीवित है आज भी। आप लोगों को अमृत काल में ले आए, प्रधानमंत्री मोदी अमृत काल में ले आए, आत्मनिर्भर कर दिया, और क्या चाहते हैं साहब? किससे आत्मनिर्भर किया? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, आप क्या कैसे कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर? मैं कहता हूँ कि उन्होंने तो हमें यहाँ गुलाम बनाने के लिए लगे हुए हैं भाई। जहाँ जम्मू के, जैसे आप देखिए यूपी के अंदर इन्होंने, जैसे कश्यप निषाद है तो उसके लिए अलग सा एक ITI बना दिया है, अगर चुमार बरादरी का है तो उसके लिए भी ITI बना दिया है, तो ताकि ये सब लोग, अगर कुम्हार है तो उसको बर्तन बनाने की ट्रेनिंग उस ITI में दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया गया जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हुआ ना साहब। तो उनका कहने का मतलब है कि ये लोग IAS में नहीं आए और उच्च अधिकारी ना बने। आपने जो मोदी की कैबिनेट है उसमें 89 तो ब्राह्मण है, बिल्कुल उसमें तो OBC है ही कोई नहीं, उसको अंदर ना शेड्यूल कास्ट है ना OBC है। तो मतलब कहने का कि ये सिर्फ ब्राह्मणिज्म का देश बनाना चाहते हैं, वो हम नहीं बनने देंगे। इतना क्यों खिलाफ हो जाते हैं भाई साहब? मोदी जी देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री, और इतना प्यार उनका है सब समाजों को लेकर के, खास करके SC ST OBC समाज को, तो फिर ये भाई साहब और आप सब इतना गुस्सा क्यों? देखिए कि सबसे पहले बात यह है कि जो मोदी साहब है ना, और उनकी जो कैबिनेट जो है ना, वो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, नई नई अमेंडमेंटें ला रही है। अगर बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो गलत बनाया था, वो गलत थोड़ा बनाया था। मोदी जी ने कहा है कि वो गलत है, तो मोदी फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों छेड़ रहे हैं, अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं? उसमें कहा जाता है कि समय के हिसाब से अमेंडमेंट करना पड़ती है, जरूरत के मुताबिक। समय कहाँ बदला है? OBC ST OBC का समय तो वही चल रहा है आज भी वो दर है। IAS बन गया, IPS बन गया, और क्या चाहिए? IPS अगर 1-2% बन गया तो क्या सारा समाज IPS बन गया? एक समाज कैसे होगा? जितनी ज़रूरत है वो तो उतनी ज़रूरत तो बहुत है। अगर देखेंगे तो 15% लोग हैं, उसमें तो जो IAS IPS अफसर जो हैं वो 15% में से 15% ही बन रहे हैं, और हमारे 85 में से बड़ी होगा तो 5% आ जाएंगे। आप ही का OBC है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्यों फिर विरोध बात क्यों नहीं करते? उनको लेटर पत्र क्यों नहीं लिखते? हम पत्र नहीं लिख रहे हैं, हमने OBC अधिकार तिरंगा यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में शुरू की है। अभी वो 23 सितंबर को फिर पुंछ राजौरी की तरफ जा रही है, लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो सरकारें, जो आज तक जितनी सरकारें भी आई हैं, उन्होंने वो SC ST OBC के साथ बहुत जुल्म किए हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? से मेरा बोधराज जी। बोधराज जी, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री देश के लोगों से इतना प्यार प्रेम कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, और यहाँ पर उनका विरोध किया जा रहा है, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री SC ST OBC के खिलाफ हैं? सर अगर प्रधानमंत्री अच्छे होते हो सर उनका विरोध नहीं होता। आज देखिए कि जो 35 और 370 उन्होंने तोड़ दी है, जो हमारे जम्मू व कश्मीर के लोगों को कितना नुकसान हुआ है। लोग तो ढोल बजा रहे थे, डांस कर रहे थे, लड्डू बांट रहे थे जब 370 खत्म हो रहा था। मैडम उनको पता नहीं था इसका असर क्या पड़ेगा, उनको असर आज पड़ रहा है। देखिए कि आज 35 और 370 टूटने के बाद कि बाहर के लोग हमारे जम्मू व कश्मीर में उन्होंने जगह ले ली है। 35 और जो 370 था इसलिए था क्योंकि जो जम्मू व कश्मीर के लोगों की जो नौकरी बहाल हो, जगह बहाल हो, गरीब जनता के साथ शोषण ना हो, गरीब जनता के साथ वो खिलवाड़ ना हो नौकरी के साथ। 70 और 35 से ख़त्म होने के बाद इंडस्ट्री यहाँ आएगी, बिजनेसमैन यहाँ आएंगे, रोज़गार बढ़ेगा, ये कहा जा रहा है भाजपा की। ये जो आज भाजपा सरकार टोटली जो इंडस्ट्रियलिस्ट है सभी बाहर का आ रहा है। सबसे जो ज़्यादा आ रहा है गुजरात का आ रहा है, यूपी का आ रहा है, टोटली आउट ऑफ स्टेट का आ रहा है। देखिए अगर उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो जम्मू व कश्मीर जो हमारे नौजवान हैं जो ऐसे सड़कों में घूम रहे हैं, वो नशे के लत में जा रहे हैं, इनको पता नहीं लग रहा है आज कि जो आज जम्मू व कश्मीर का जो नौजवान है वो सड़कों पर गिर रहा है। देखिए प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुने तो ठीक हो जाएंगे, क्यों नहीं सुनते? वो सिर्फ मन की बात झूठ है, जो मन की बात जो बोल रहे हैं वो टोटल फेलियर है। मैं कहता हूँ कि अगर मन की बात सही बोलें तो हमारे जम्मू व कश्मीर की जो जनता है उनको फ़ायदा मिले। जो ठीक है रशपाल जी, प्रधानमंत्री के खिलाफ भाई साहब ने कह दिया कि 370 तोड़ के हमें नुकसान कर दिया, इतनी इंडस्ट्री दे देंगे, रोज़गार बढ़ जाएंगे, फिर भी प्रधानमंत्री का विरोध। देखो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मोदी की मन की बात है ना, वो दिल की बात नहीं, जो कहता है वो करता नहीं, वो झूठ का पलंदा है। हमारे
जम्मू व कश्मीर की जो 370 दफ़ा इसने तोड़ी है। आपको क्यों लगता है कि वो दिल की बात नहीं कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं? मन और दिल में क्या फ़र्क है? मन और दिल में जो दिल की बात होती है वो आदमी काम करता है, जो आदमी काम ही नहीं करता वो मन की बात कह देता है। वो मन में फेंक दी, जो मन में आया वो कह दिया, मन में आया वो कह दिया, और काम करना करना कुछ नहीं है। ये हमारा मोदी जो है ना हमारे भारतवर्ष को बेड़ा गर्क कर रहा है, और हमारी 370 दफ़ा तोड़ के हमारे हक हुकूक हैं जो। मोदी जी ने बेड़ा गर्क किया है तो फिर देश के लिए अच्छा किसने किया? नहीं, अच्छा तो हमारे लिए कांग्रेस ने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस में इतना था कि हमारे लोगों को जो रिजर्वेशन थी, जो काम थे, वो कम से कम मिलते थे ना। चाहते हैं कि कांग्रेस वापस आए? नहीं, हम नहीं चाहते कांग्रेस वापस आए। चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी अपोजिशन पार्टी का कोई भी आदमी आए, उसको हम जिताएंगे, उनका साथ देंगे। आपको लगता है कि देश का कोई बहुजन कभी प्रधानमंत्री बना सकेंगे आप? और इस बार बनेगा, इस बार साहब कांचीराम कहते थे हमें मजबूत सरकार नहीं, हमें मजबूर सरकार चाहिए। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आप बहुत हैं, हमारे जितने भी ये इंडिया में बैठे हुए हैं ना गठबंधन, उनमें ज़्यादा बहुजन समाज के नेता हैं, उनमें से कोई एक बनेगा। वो तो आपस में लड़ रहे हैं, वो क्या नहीं, झूठ बोलते हैं, कोई नहीं लड़ रहा। जब मोदी का एक दिखावा है, वो कहते हैं वो लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है उनमें। किसमें है? लड़ाई तो बीजेपी में है। अब बीजेपी में जितने, अब देखना इलेक्शन आएगी ना, जब भी 2 महीने रह जाएंगे, बीजेपी में जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं वो सारे टूट के कांग्रेस में आ जाएंगे, वो सारे टूट के कांग्रेस में आएंगे। वो इधर भी हैं, जो उधर भी हैं। एक नया दावा हो गया कि कले कलेश जो है वो बहुजन नेताओं में नहीं है, वो भाजपा के अंदर है। भाजपा के नेता आपस में लड़ेंगे। अब वो जो भाजपा में थे वो कांग्रेस में आएंगे जब इलेक्शन आएगी। काट मारे थे मैं बूढ़ पला। ये कालाराम जी हैं, और कालाराम जी से भी जानूंगा कि ये बहुजन समाज की किताबें बेच रहे हैं, और किताबें बेचने के बाद कितनी किताबें बिकती हैं और कितना बहुजन समाज इन किताबों को पढ़ता है। कालाराम जी, कितनी किताबें बिक रही हैं? सबसे पहले तो सर धन्यवाद आपका। ये किताब में हमारा पहली बात तो रखने का जो मकसद है, ये हमारा जो यूथ है, हमारा जो समाज है, जो इनको पढ़कर मतलब जागृत हो। दे रहे हैं किताबें? जी, किताबें जा रही हैं, ठीक है। उनको पढ़ के जागृत हो, क्योंकि एक्चुअली जो इतिहास है वो नहीं है जो इन्होंने पढ़ा है, या जो हमें पढ़ाया गया वो भी नहीं है। इतिहास तो हमारा सर इतना दर्दनाक है कि जो लिखा ही नहीं गया, और अगर लिखा गया है तो हम तक पहुंचा ही नहीं अभी तक। तो ये हमारा जो बुकों का है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है पढ़े, घर में लेके जाए और अपने आप को जागृत करे, आने वाले समाज को जागृत करे, ताकि हम अपना कम से कम, देखो सर आज कोई शुक्ला के ऊपर मुँह जाता है, जहाँ मणिपुर के अंदर देखो, मतलब हमारी बहू बेटियों के साथ इतनी बुरी कंडीशन और दर्दनाक जो हादसे हो रहे हैं, इसका सिर्फ यही कारण है कि हम लोग जो हैं जागृत नहीं हैं, और अब खुद ही की जातियों में फंसे हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो है एक थोपी गई है। ये कालाराम जी हैं, और इनके पास ये किताबें आपको मैं दिखा दूं कि ये किताबें मिल जाती हैं आपको बहुजन समाज की हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई, और बाबा साहब के हस्तलिखित किताबें इनके पास हैं। अगर आप किताबें लेना चाहें तो इनके किताब घर का नंबर हमारे ऐड चलती है, उस ऐड में आप देख सकते हैं और इनसे किताबें ले सकते हैं बहुजन समाज के लिए। और बड़े सारे लोग हैं जिनसे बात करना ज़रूरी है, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या लग रहा है सर कि आज की मीटिंग का क्या असर होगा लोगों के अंदर? सर बात यह है कि ये मीटिंगें जो है ना, ये इनका असर तो आस्ता आस्ता ही होता है, हम धीरे धीरे होता है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। हम या फील्ड में जाते हैं ना, हम इसका फील्ड में देखते हैं। फील्ड में जब भी जाते हैं तो उधर के लोकल जो है ना, वो इसी बात को शुरू करते हैं, बाकी बातें सब पीछे रहने देते हैं, बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं। अब होने लगी है मिशन की बात होना शुरू हो गई है, तो इससे ठीक। तरसेम मूल निवासी हमारे साथ। साहब बताइए कि अब क्या लग रहा है आपको कि कुछ बदलाव आ रहा है? लोगों को लग रहा है कि कोई चेंज होगा, या बहुजन समाज को अब कोई लगने लगा कि अब कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ खड़ा होना चाहिए? संसार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लग तो रहा है, जिस तरीके की पॉलिसी जो है गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है, और जिस तरीके से मणिपुर का एपिसोड हुआ है, उससे तो रही सही कसर निकल गई है। जो लोगों के मन में थोड़ी बहुत ही इज्जत मान था इस सरकार की, अब तो लग रहा है ये तो बहुत गंभीर देश को स्थिति में डाल देंगे, तो चेंज तो लग रही है। लेकिन फिर भी अभी भी एक जो शंका है वो ईवीएम पर है। तो ईवीएम को हटाने के लिए मेशरम साहब का जो ऐलान है
कि वो तैयारी कर रहे हैं। अगर ईवीएम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया गया, वीवीपीएटी मशीन नहीं लगाई गई, और हो सकता है जैसे ईवीएम को फोड़ने की तैयारी की जा रही है, 15 लाख लोगों को तैयार किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अगर उसके पहले ईवीएम हट गई तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो ये इसमें चेंज तो आएगी। इधर तो कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने कपड़े तक उतार के फेंक देंगे, नंगे चल लेंगे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं। अगर नंगे रहने से प्रधानमंत्री जो है रह सकता है तो फिर तो अभी आज से ही हो जाना चाहिए। फिर वो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? क्यों चंद्रचूड़ को जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो पैनल बना था उसे हटा रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं? अगर ये सब कुछ ठीक है, लोगों के कपड़े उतार के वो रह सकता है, देखो हो जाओ नंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये गुलामी का जो है ये चिन्ह है। यहाँ की 20 करोड़ मुसलमान, 2 करोड़ सिख, 2 करोड़ बुद्धिस्ट और 3-4 करोड़ क्रिश्चियन और ओबीसी और एससी से मेजॉरिटी के लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को जो है ये इंटरफेरेंस करेंगे और ये हमें ये कहेंगे कि आप उनके मुताबिक जो है घर में पूजा पाठ करो। तो ये सबको बराबर करके, हमको इस्लामिक कंट्री थोड़ी है, हमको क्रिश्चियन कंट्री थोड़ी है, ये मल्टी लिंग्विस्टिक मल्टी रिलीजियस कंट्री है। यहाँ भारत का संविधान अगर सबको इक्वलिटी का राइट दे रहा है, साथ में वो फ्रीडम भी दे रहा है कि आप बराबर हैं कानून के सामने, सारे सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन घर में तो कानून नहीं चलते। वहाँ तो अनपढ़ आदमी जो है अपनी मर्जी से अपने बुजुर्गों को जाग करता है, वो अपनी मर्जी से लंगोटी पहनता है, अपनी मर्जी से वो पगड़ी रखता है। तो क्या सिविल को यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमें यूनिफॉर्म भी एक जैसी पहननी होगी? कोई स्कूल थोड़ा है कि बच्चे जब यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल में पहनते हैं, जब बच्चे घर चल जाते हैं तो यूनिफॉर्म उतार देते हैं, है ना। आर्मी भी हमारा ऐसा है, जब आर्मी की यूनिट वहाँ काम करती है तो सिक्को पकड़ी रखने की इजाज़त है। तो जब फौजी घर में आता है तो यूनिफॉर्म में थोड़ा रहता है। यूनिफॉर्म का मतलब पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। आपस में है तो यूनिफॉर्म, जॉब पे हैं तो यूनिफॉर्म रहिए ताकि वहाँ कोई भेदभाव ना हो। लेकिन उसके बाद प्राइवेट लाइफ में यूनिफॉर्म क्या मतलब है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि एक देश, एक निशान, एक परिवार, पूरा परिवार जो है देश है और एक ही निशान होगा और एक ही परिवार की तरह सब रहेंगे। इसका मतलब हमारे पुरखे पागल थे जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए और उसके पहले पूरी दुनिया के संविधानों में से जो अच्छी अच्छी बातें थी वो ली। अगर ऐसी ही बात थी तो अंग्रेज़ों को अकेले बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? अगर वैसी ही बात है तो सारे लोग अगर हिंदू हैं तो क्या सारे लोगों को भारत का संविधान जो है वो अधिकार देता है? उसके बावजूद भी एक नहीं समझते हैं। तो एक निशान, एक विधान, एक देश का मतलब क्या है? आपके धर्म ग्रंथों में तो एक है ही नहीं। आपके धर्म ग्रंथों में तो वहाँ तो ऊंच नीच है, वहाँ तो गैर बराबरी है। तो आप एक किसको करना चाहते हो? ये मोदी जी और बाकी वाले जो संस्थाएं हैं उनकी अपर कास्ट की, ये सिर्फ हमारे लोगों को बरगलाना चाहते हैं, उनको कंफ्यूज करना चाहते हैं, उनको डाइवर्ट करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।